हेलो एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं। द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, एक कमाल का चैप्टर, मैकेनिक्स का सेकंड लास्ट चैप्टर। यानी कि इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? मैकेनिक्स में रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे। सर कितना इंपॉर्टेंस रखता है, और थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, क्या सर हमें कोई बुक वगैरह करनी चाहिए? अब मैंने कहा आपके पास पीडब्ल्यू के मॉड्यूल होंगे, कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल होगा ही। हाँ, उसके बाद भी अगर आप चाहते हो कि सर हमारे डाउट्स का बड़ा तकलीफ है, हमें प्रैक्टिस करनी है, हाँ, पर हमारे पास सर सॉल्यूशन, मैंने कहा सॉल्यूशन तो आपके पास मॉड्यूल का भी होगा। अरे होगा कि नहीं? अगर आपके पास मॉड्यूल है तो उनका सॉल्यूशन भी होगा। और फिर भी आपको लगता है कि साहब हमें बुक करनी चाहिए, तो यूनिवर्सल की एक बुक आती है हिंदी मीडियम की, वो बुक ले लीजिए। सारे क्वेश्चन नहीं करने, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है साहब, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, 50 बार कोई पूछेगा नहीं, आदत बड़ी गंदी है। एक ही चीज को तुम पूछते हो 50 बार साहब। तुम पढ़ने आए हो भाई, कमेंट में लगे हुए हो, बातें कर रहे हो। अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, कान खोल के बेटे, कि जैसे मान लो कि आज मैं आपको द्रव्यमान केंद्र पढ़ाऊंगा, बिंदु वस्तुओं के लिए द्रव्यमान केंद्र। तो बिंदु वस्तुओं के लिए मान लो 20 क्वेश्चन है, तो आपको लगता है कि साहब 20 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, 10 क्वेश्चन करने के बाद मुझसे क्वेश्चन सब होने लगे हैं। एक ही वैरायटी के ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने, सीधी बात यह है। उस बुक में दिक्कत ये है कि उसमें एक ही वैरायटी के बहुत सारे क्वेश्चन है, तो अगर आपको लगता है कि ये सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो उस सेम टाइप का क्वेश्चन नहीं करना है। डॉक्टर बनने जा रहे हो, इतना समझ आता है। नहीं आता क्वेश्चन, सॉल्यूशन है उसमें। क्लियर है? अब आ जाओ, आज के लेक्चर की बात करते हैं साहब, कितना इंपॉर्टेंस रखता है, क्या क्या कहानियां हैं। मन का इंपॉर्टेंस की बात तो देखो, एक क्वेश्चन यहां से आपको मिलेगा ही मिलेगा। और क्या क्या कितने टॉपिक है साहब इसमें द्रव्यमान केंद्र में। मैंने कहा द्रव्यमान केंद्र अब आपके लिए कोई बड़ा चैप्टर नहीं रहा। कैसे सर? संवेग संरक्षण मैंने आपको सिखा दिया साहब, हाँ। टक्कर मैंने आपको सिखा दी, हाँ। तो टक्कर का खेल हो गया, तो एक लेक्चर तो हमारा इससे कम हो गया। एक्चुअली पहले क्या होता था, द्रव्यमान केंद्र के अंदर, सेंटर ऑफ मास के अंदर ही मैं क्या करता था बेटे, टक्कर वगैरह सिखाता था, संवेग संरक्षण सिखाता था, हाँ। अब द्रव्यमान केंद्र में आपको क्या क्या आना चाहिए, द्रव्यमान केंद्र होता क्या है, सबसे पहले उसकी समझ सीखेंगे, फिर द्रव्यमान केंद्र निकालना और उसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आपको आने चाहिए साहब। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं भाई, चलिए स्टार्ट किया जाए भाई। तैयार हो आप सभी? और अपने आप को मोटिवेट करके रखो भाई, क्योंकि असली करतब दिखाने का मौका वही है जब पूरी दुनिया आपकी हार का इंतजार कर रही हो। असली करतब दिखाने का वही मौका है जब पूरे दुनिया को नामुमकिन लगे ना मेरे दोस्त, वही मौका है असली करतब दिखाने का। आज ये जो लाखों की भीड़ में आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, रियल कंपटीशन में वो लोग हैं जिनको अंदर से वो मजबूत है। क्या हार, क्या क्या जीत, क्या ये भी सही वो भी सही, हार और जीत कुछ होता ही नहीं है। जिस दिन आपने मान लिया, ठान लिया, उस दिन जीत गए। और जिस दिन आपने अंदर से ही आवाज आ गई ना साहब की, नहीं अब क्या ही होगा, इतना कम टाइम है, पहली बात आपको तो यह सोचना ही नहीं है कि हम जीतेंगे या हारेंगे। आपको यही सोचना होगा कि हमें अपना काम करना है, अपनी कमियों पे काम करना है। आप मानोगे नहीं साहब कि 90% बच्चे जो इस भीड़ में अपने आप को मोटिवेट रख पाएगा ना, वो आगे निकल जाएगा। अब मोटिवेशन ठीक है सर, पर आपको अपनी कमियों के बारे में तो पता चले कि साहब मुझ में क्या कमी है। बच्चा मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करता है कि सर क्लास का समझ आता है, क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्या करें सर? मैंने कहा एक बार दिल से अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि क्या तुमने, मान लो आपको टारगेट दिया था मैंने कि 30 क्वेश्चन का, हाँ, 30 क्वेश्चन रेगुलर बनाए। 99% जनता ने क्या किया होगा, जिससे क्वेश्चन नहीं बन रहे उसने क्या किया होगा, उसने क्विट कर दिया होगा, वो सिर्फ लेक्चर देख रहा है। क्या कर रहा है वो, कि साहब लेक्चर देख रहे हैं।
क्वेश्चन कि सर जैसे ही एक क्वेश्चन नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, तीसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, तीसरे तक तो पहुंचते नहीं है। अरे साहब, दो क्वेश्चन नहीं होते ना, उसमें निपट लेते हैं कि कुछ और करते हैं। ये दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ, भय जो भी है बस तेरे अंदर है। इस अपने बनाए गए पिंजरे से बाहर निकल, तू भी एक सिकंदर है। पर तुम्हें क्या लगता है बिना तकलीफ संघर्ष के तुम वो पालोगे जो तुमने सोचा है? विच इज इम्पॉसिबल। आपका रास्ता जितना संघर्षों से भरा होगा ना, आपकी मंजिल सच में ही उतनी खूबसूरत होगी। 99% लोग क्या चाहते हैं कि बिना संघर्ष के हमें सब कुछ मिल जाए, हम तो डॉक्टर बन जाएंगे साहब। वो आप अपने आप को मनाने के लिए बोल सकते हो, पर विच इज नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है साहब। सफलता का रास्ता आसान होता ही नहीं है कभी भी। कोई फूलों के सेज बिछा के तुम्हारे हाथों में नहीं परोसेगा तुम्हें सक्सेस को। सफलता का रास्ता हमेशा कांटों पे चलकर जाना पड़ता है बेटा। रात के 2-2 बजे तक आप मेहनत कर रहे हो, 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक कोई क्वेश्चन नहीं हुआ उससे भिड़ रहे हो, लगे हुए हो बस। अब सोते जागते उठते बैठते खाते पीते आपके दिमाग में क्या चलता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है। आप सो रहे हो तब भी आपके फिजिक्स के डायग्राम आपके दिमाग में चल रहे हैं, केमिस्ट्री के इक्वेशंस चल रहे हैं कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, बायोलॉजी के डायग्राम चल रहे हैं। मतलब एक जुनून से आपको काम करना पड़ेगा। और जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे ना, कभी सोचा है फिर उस दिन क्या कहानी सुनाओगे? तो संघर्ष तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आपके पास अपने संघर्ष की कहानी नहीं है तो सक्सेस मिलेगी ही नहीं। कि साहब हमने इतना उखाड़ा है, तो कुछ उखाड़ने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा मेरे भाई। फिर क्या ही फर्क पड़ता है 4-5 महीने में अगर हम सोए नहीं तो? कम सो लिए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? डॉक्टर बनने जा रहे हो भाई, बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक वैसे ही सेट हो जाएगा जैसा आप चाहते हो। मुझे वो बच्चे चाहिए जो परेशानियां गिनाने वाले नहीं, उन परेशानियों को दरकिनार करके काम करने वाले हो। शिकायतें तो बहुत हैं तुझसे जिंदगी, पर जो तूने दिया वो बहुतों को नसीब नहीं होता। हम हमेशा शिकायत करते रहते हैं साहब, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इसका उसका। पर कभी सोचा कि बिना शिकायत करे काम करना पड़ेगा? मंजिल पर जाना है तो बिना शिकायत करे काम करना ही पड़ेगा, और कोई आसान रास्ता नहीं है। अकेले रातों तक जगना पड़ेगा। संघर्ष की राह आसान नहीं होती है। और सच में तुम अगर मेरे स्टूडेंट हो तो फिर आज के बाद शिकायतें करना बंद कर दोगे। कि साहब ये तकलीफ वो तकलीफ, ऐसे हो गया हमारे जीवन में, वो है, वो डिस्ट्रक्शन है, सुंदर कन्या है, बालक है जो ना। सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य, इस बार नीट पार। आ जाइए अब स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आई होगी, और बहुत जल्द मैं आपको लाइव क्लास के अंदर मिलने वाला हूं। चर्चा करेंगे वहां पे साहब, हम ज्यादा समय आपका लूंगा नहीं। सेंटर ऑफ मास की कहानी की हम बात करते हैं साहब। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा,
वैसे मैंने अभी तक इतने सारे चैप्टर पढ़ा दिए हैं, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेता हूं भाई, मैं टू द पॉइंट बात करता हूं एकदम। ऐसा तो ऐसा ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। होता तो हर कोई नहीं कर लेता, तुम्हें क्या लगता है? कि दुनिया में अगर कोई मैजिक नाम की चीज होती और कोई दूसरा रास्ता होता, बिना संघर्ष के सक्सेस मिल रहा होता, तुम्हें लगता है तुम्हारा नंबर आने देता कोई? फिर अपने आप को क्यों कोसते रहते हो? मेहनत करने से क्यों भागते हो? तो जो बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता, 142 करोड़ की जनसंख्या है इंडिया की, कहां नंबर आता बेटा तुम्हारा? तो मेहनत तो करना पड़ेगा साहब, और मेहनत करेगा तो बहुत कुछ मिलेगा, नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, सीधी बात है अपने पास। द्रव्यमान केंद्र की बातें हम करते हैं साहब, ये क्या चीज होती है? एक क्वेश्चन यहां से पूछा ही पूछा जाएगा। द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। पहली बात, सेंटर ऑफ मास है क्या? मैंने कहा जी साहब, द्रव्यमान केंद्र किसी भी वस्तु का एक बिंदु है। कौन सी वस्तु का? दृढ़ वस्तु का। सबसे पहले छोटी छोटी बातें सिखाता हूं और सामने देखिए, दृढ़ वस्तु, रिजिड बॉडी जिसको बोलते हैं, ये दृढ़ वस्तु क्या होती है सर? मैंने कहा दृढ़ वस्तु कोई भी एक ऐसी वस्तु जिसमें आप कितना भी बल लगा लो, कुछ भी कर लो। आइडियल रूप से अगर हम बात करें, ए और बी दो बिंदु है इसमें, और दोनों के बीच की दूरी डी है। दृढ़ वस्तु एक ऐसी वस्तु होती है जिसमें से आप कितना ही बल लगा लो, आप कुछ भी कर लो, पर ए और बी के बीच की दूरी कभी बदलेगी नहीं, उसे बोलते हैं रिजिड बॉडी। हाँ, यानी कि दृढ़ वस्तु, ऐसी वस्तु, ऐसी वस्तु जिसके दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी हमेशा नियत रहती है, हमेशा नियत रहती है। कोई आपसे कहे कि साहब दृढ़ वस्तु क्या है, तो ये होती है दृढ़ वस्तु, कि ठीक है सर ये होती है। तो ये साहब रिजिड बॉडी है, रिजिड, ये रही रिजिड बॉडी। तो सर ये बताइए द्रव्यमान केंद्र क्या चीज है? तो मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ सामने देखिए, द्रव्यमान केंद्र पे ही आने वाला हूं, ढूंढ रहा हूं कुछ में। मैंने कहा देखो ये यही मिला, अब क्या ही करूं मैं। ये जो बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा साहब, इस बॉक्स को ऐसे रखने के लिए मुझे कितने बिंदुओं पे बल लगाना पड़ रहा है? कि साहब एक दो पांचों उंगलियों से आप बल लगा रहे हो, 4 उंगली एक अंगूठा भाई, और कितने भार को संतुलित कर रहा हूं? इसके एमजी को। 5 जगह बल लगा के मैं इसके एमजी को संतुलित कर रहा हूं। अगर क्या मैं एक जगह बल लगाऊं, क्या यही काम कर सकता हूं कि या साहब इसको ऐसे सीधा रखना है? आपसे कहूं कि एक बिंदु ऐसा बता दो जिसपे आप उसी जगह बल लगाओ और ये सीधा ऐसे ही रहे, तो आपने कहा ये लो सर, ये लो, एक ही जगह लगाया भाई बल तो मैंने। हाँ, यानी कि ये बिंदु क्या है कि साहब इस बिंदु पे भी आप mg ही बल लगा रहे हो, क्योंकि नीचे कितना लग रहा था? mg। 5 बिंदुओं पे आपने कितना बल लगाया? ऊपर mg, और एक बिंदु पे भी कितना लगाया? mg। यानी कि यही है वो, ये वही बिंदु है जहां पर आप मान सकते हो कि इस वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है। क्या है? संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है। यानी कि सेंटर ऑफ मास इज दैट पॉइंट ऑफ अ बॉडी इन विच टोटल मास ऑफ बॉडी या होल मास ऑफ बॉडी कॉन्सेंट्रेट, जहां पे उस वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। होता नहीं है, होता नहीं है। क्या यहां द्रव्यमान नहीं है? यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, पर यहां पे माना जा सकता है, क्योंकि यहां पर बल लगाने पर वैसा ही हो रहा है जैसा 5 जगह पे बल लगाने पर हो रहा है। क्या मेरी बात समझ आई है? यानी कि द्रव्यमान केंद्र किसी भी वस्तु का, द्रव्यमान केंद्र के बारे में कोई हमसे बात करे कि साहब द्रव्यमान केंद्र क्या है, इसको थोड़ा डिफाइन करिए आप। तो द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान
केंद्र किसी वस्तु का वह बिंदु है, वस्तु का वह बिंदु है जहां पर उस वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। उस वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान साहब यहां केंद्रित माना जा सकता है। अब मैं आपसे कहूं कि द्रव्यमान केंद्र हमेशा वस्तु के अंदर होगा, बाहर होगा, या कहीं पर भी हो सकता है। जितनी भी सममित वस्तुएं हैं, जैसे ये वलय है साहब, हाँ वलय है, चकती है, वर्ग है, त्रिभुज है, जो एक समान रूप से सममित है। सममित वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र तो उनके ज्यामितीय केंद्र पर होगा, पर द्रव्यमान केंद्र हमेशा वस्तु के बीच में होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। साइड में भी हो सकता है भाई। मान लो एक तरफ से मोटी है और एक तरफ से हल्की है, ये देखो, तो जिधर ज्यादा भार होगा यहां पे कहीं पे मिलेगा साहब, अरे हाँ या ना? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है द्रव्यमान केंद्र हमेशा वस्तु के बीच में ही हो, वो कहीं पे भी हो सकता है, अंदर बाहर साइड में कहीं पर भी हो सकता है। तो अगली बात कहानी क्या है कि साहब द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र वस्तु के अंदर, बाहर, साइड में हो सकता है, साइड में हो सकता है, होने दो, हो सकता है तो कोई बात नहीं, हो सकता है तो हो सकता है। अब ये तो बेसिक डेफिनेशन है साहब, क्या है? बेसिक डेफिनेशन। अब आपसे कहे कि साहब द्रव्यमान केंद्र निकालते कैसे हैं, तो द्रव्यमान केंद्र निकालने का एक तरीका सुनिएगा, बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, जीरो से हीरो की कहानी। बाद में तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको कि साहब एक चीज डिफाइन करी गई जिसको बोला आघूर्ण। क्या बोला? आघूर्ण। मोमेंट, एक्चुअली ये घुमाने से संबंधित है। क्या है? घुमाने से संबंधित है। कैसे परिभाषित किया गया साहब इसको? मैंने कहा इसको ऐसे परिभाषित किया गया कि साहब एक बिंदु द्रव्यमान है m, और यहां से ये बिंदु द्रव्यमान है साहब, ध्यान से सुनिएगा, कौन है? बिंदु द्रव्यमान है। मेरी बातों को ध्यान से सुना करें, एक एक बात को। और ये यहां से r दूरी पर है मूल बिंदु से। हाँ, तो ये जो इसका आघूर्ण होगा ना बेटा, आघूर्ण, मोमेंट, इसको डिफाइन किया गया द्रव्यमान इंटू स्थिति सदिश, mr। द्रव्यमान इंटू स्थिति सदिश का गुणनफल आघूर्ण होता है। एक्चुअली मोमेंट घुमाने से संबंधित है। क्या है? घुमाने से संबंधित। कि साहब इसको इस मूल बिंदु के सापेक्ष घुमाए तो हमें कितना कष्ट होगा, कितना बल लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ संबंधित है। ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, ज्यादा कष्ट होगा, कम बल लगाना पड़ेगा, कम कष्ट होगा। हाँ, तो अब ध्यान से सुने कि क्या सर, मैंने कहा ध्यान से देखते रहें और बड़ी कमाल की बातें आज आप सीखोगे। और सुनिएगा, अभी आपको पेन नहीं चलाना, मैं बता दूंगा कि आपके काम का क्या है। अभी तो ये फील है पूरे चैप्टर का, अभी तो सिर्फ देखते रहें। मैंने कहा आपसे कहा जाए कि हमारे पास तो साहब एक m1 है, हाँ, एक द्रव्यमान m2 है, हाँ सर, एक द्रव्यमान हमारे पास m3 है, हाँ, और एक द्रव्यमान हमारे पास mn है। ऐसे बहुत सारे बिंदु द्रव्यमान हैं। ध्यान से सुने, सारे के सारे द्रव्यमान, क्या बोला मास्टर ने? सर ये बिंदु द्रव्यमान है। क्या है बेटे? बिंदु द्रव्यमान है। और आपसे ये कहा जाए कि इस बिंदु n द्रव्यमानों के निकाय में ये वाला r1 दूरी पर है, ये वाला साहब r2 दूरी पर है, और ये वाला r3 दूरी पर है, और ये वाला साहब rn दूरी पर है। हाँ, इनके सबके स्थिति सदिश साहब हमने लिख दिए। अब मैं आपसे कहूं
कि साहब द्रव्यमान केंद्र, इन सभी वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र कहां होगा, कि यहीं पे कहीं पे हो सकता है, आसपास कहीं बना दो सर। मैंने कहा ये रहा, ये है द्रव्यमान केंद्र इनका, COM सेंटर ऑफ मास, और इसका स्थिति सदिश है RCOM। तो मुझे एक बात बताइए, द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिसका द्रव्यमान क्या होता है, उस संपूर्ण निकाय के कुल द्रव्यमान के बराबर। अगर इस वस्तु की मैं बात करूं कि इस वस्तु का द्रव्यमान केंद्र यहां है, हाँ, तो इस बिंदु का द्रव्यमान कितना होगा? अगर ये 4 किलो की है तो इस द्रव्यमान केंद्र का द्रव्यमान भी कितना होगा? 4 किलो। तो आपसे ये कहूं कि सेंटर ऑफ मास का द्रव्यमान कितना होगा? कैपिटल M। और इस कैपिटल M को क्या कहोगे? छोटा m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 प्लस mn। ये क्या है? ये द्रव्यमान केंद्र का द्रव्यमान है। ये क्या है साहब? द्रव्यमान केंद्र का द्रव्यमान है। हाँ सर, अब ध्यान से सुनना कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस निकाय का आघूर्ण निकालो, कुल सभी बिंदु द्रव्यमानों का आघूर्ण, बिंदु द्रव्यमानों का आघूर्ण, बिंदु द्रव्यमानों का आघूर्ण, ध्यान से सुनते रहे, द्रव्यमानों का आघूर्ण निकाले साहब। तो मैंने कहा आघूर्ण देख, m1r1 प्लस m2r2 प्लस डैश 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 प्लस mnrn, क्या यही होगा? अरे पहले वाले का m1r1 m2r2 m3r3 mnrn। हाँ, द्रव्यमान केंद्र का आघूर्ण बता बेटे, द्रव्यमान केंद्र का आघूर्ण, द्रव्यमान केंद्र का आघूर्ण। चल भाई, आघूर्ण क्या होता है? द्रव्यमान इंटू स्थिति सदिश। द्रव्यमान कितना है इसका? कैपिटल M। कैपिटल M वो रहा m1 प्लस m2 प्लस डैश 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 प्लस mn, और इंटू क्या कर दे? RCOM, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति। अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको सिखाने वाला हूं साहब। क्या आपको लगता है कि ये वाला आघूर्ण और ये वाला आघूर्ण, क्या ये दोनों बराबर है? ये जो दो डिब्बे मैंने बंद करे साहब, क्या ये दोनों बराबर है बेटे? आघूर्ण हमें इस बात का एहसास कराता है कि आप अलग अलग बिंदुओं पे बल लगा के घुमाओ या फिर द्रव्यमान केंद्र पे बल लगा के घुमाओ, क्या एक ही बात है? उतना ही कष्ट होगा। हाँ, तो ये दोनों द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से कहते हैं कि हम तो बराबर है। क्या है? बराबर है। तो हमने कहा देखो, बराबर कर देंगे तुमको हम कि साहब m1 प्लस m2 डैश 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 RCOM, m1 R1 प्लस m2 R2 डैश डैश डैश, जितने होंगे चलते जाएंगे। तो RCOM साहब कितना आया? मैंने कहा m1 R1 प्लस m2 R2 प्लस डैश 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 अपॉन m1 प्लस m2 डैश डैश डैश। क्या आपने यही फॉर्मूला पढ़ा है द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश का? अरे पढ़ा है कि नहीं? ये है स्थिति सदिश, द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति निकाल ली है साहब। क्या निकाल ली है? द्रव्यमान केंद्र की स्थिति। अब किताबों में आपने ये भी पढ़ा है कि साहब निर्देशांक होते तो क्या करते? एक्स वाई जेड निर्देशांक होते। मैंने कहा डरता क्यों है? काहे डरता है? XCOM m1 x1 प्लस m2 x2 डैश डैश अपॉन कितना बेटा? m1 प्लस m2 डैश डैश डैश। ऐसे ही कोई कहता है कि साहब YCOM क्या निकाल लेते आप? मैंने कहा m1 y1 प्लस m2 y2 डैश 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 अपॉन कितना बेटा? m1 प्लस m2 डैश डैश डैश। ऐसे ही कोई कहता है कि साहब ZCOM निकालो आप, तो मैंने कहा m1 z1, ओहो m1 z1 प्लस m2 z2, ओहो डैश डैश अपॉन कितना? m1 प्लस m2 डैश डैश डैश। देख, क्या तुम्हें मेरी बातें समझ आई हैं? हमने द्रव्यमान केंद्र के फॉर्मूले तो निकाल लिए साहब, पर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये सारे फॉर्मूले बिंदु द्रव्यमान के लिए लगते हैं। ये सारे के सारे फॉर्मूले किसके लिए हैं? बिंदु द्रव्यमान के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक की बातें समझ आई होगी। ये TMR है और अभी इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी कि आपको डरने की जरूरत नहीं है साहब, आपको डरने की जरूरत है ही नहीं। इतनी सारी कहानी जो मैंने आपको सिखाई उसमें ये 3 फॉर्मूले ही काम के हैं, तीनों चारों, ये तीनों चारों फॉर्मूले ही काम के हैं साहब।
जितना भी सिखाया उसमें क्वेश्चन इन्हीं से होंगे। क्वेश्चन क्या होंगे? इन्हीं से होंगे साहब। तो मैंने कहा इन्हीं से करेंगे क्वेश्चन, हम क्या ही करें। पहला क्वेश्चन है साहब आपके सामने। पहला क्वेश्चन क्या है? आपके सामने है। ये क्वेश्चन ये कहता है कि साहब हमारे पास कौन है? मैंने कहा हमारे पास, ध्यान से देखते रहे, हमारे पास दो बिंदु द्रव्यमान है M1 M2 और R दूरी पर। ये क्वेश्चन बड़ा कमाल का है, बहुत सारी चीजें आपको सिखाएगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको बेटा बहुत सारी चीजें सिखाने वाला है। आपसे कहा है कि इसका द्रव्यमान केंद्र निकालो। क्या निकालो? द्रव्यमान केंद्र। अब आपने कहा कि सर कहां से निकाले, ये तो दे ही नहीं रखा। कहां से निकाले ये तो दे ही नहीं रखा, तो हम मानेंगे कि कहां से निकालना है। हमने कहा, किसी ने कहा कि साहब यहां से निकाल लो, तो इसको मूल बिंदु मान लो। इसको क्या मानो? मूल बिंदु। और हमने कहा कि इन दोनों का जो द्रव्यमान केंद्र, अगर ये 0,0 है तो इसका निर्देशांक क्या आएगा? कि साहब ये एक्स अक्ष पे है तो इसका निर्देशांक आएगा R,0। नहीं आया? हाँ सर। और इसका मान लीजिएगा कि साहब यहां से R1 दूरी पर यहां पर है द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास। यस। तो आप नहीं निकाल सकते कि हाँ सर। मैंने कहा देखिए x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, देखता जा बेटा। और ये तेरा क्या हो गया? RCOM। ये तूने R1 लिया ना? हाँ, इसको मान ले XCOM। क्या मान ले? XCOM। फॉर्मूला तो लगा कि सर देखो XCOM का लगाते हैं M1 x1 प्लस M2 x2 अपॉन क्या? M1 प्लस M2। डर मत, बस फॉर्मूला लगा। XCOM को हम R1 मान रहे हैं क्योंकि R1 लिखा है हमने कि साहब इसका जो x निर्देशांक आएगा यहां से, इसको R1 लिखा है। M1, हाँ x1 कितना है? 0 प्लस M2, अरे x2 कितना है रे? x2 तो R है सर। क्या है? R है सर। अपॉन क्या? मैंने कहा M1 प्लस M2। ये क्या आया सर? मैंने कहा R1 आ गया भाई। M2R अपॉन M1 प्लस M2। किसी को कोई तकलीफ है? कैसी भी? कि साहब ये द्रव्यमान केंद्र की M1 से दूरी है। ये R1 क्या है? द्रव्यमान केंद्र की M1 से दूरी। तो मैंने कहा इस दूरी को मैं नाम देता हूं बेटा R2। क्या नाम देता हूं? R2। तो बोल R2 कैसे निकालूं? बड़ा आसान है सर R2 निकालना। देखो कुल दूरी R है, उसमें से ये R1 घटा दो। अरे कुल दूरी में से R1 घटा देगा तो R2 आ जाएगा। हाँ सर। तो R में से R2, R1 घटा, R1 कितना है साहब? मैंने कहा M2R अपॉन M1 प्लस M2। अभी अभी निकाला R1। एलसीएम लेना आता है रे तेरे को? हाँ सर। मैंने कहा लेना फिर। कि लो सर, ये देखो R दोनों से गुणा होगा, M1R प्लस M2R माइनस M2R। अरे ये भी तो है, कट गया, देखिए कट गया बेटे। M2R से M2R कट गया बेटा। कटने से याद आया, सुन अब। एक बालक अपनी बाबू से बात कर रहा था। बालक बाबू से बात कर रहा था भाई। क्या बात कर रहा था? कि बाबू तुम्हारी आवाज कट रही है। क्या बोल रहा था? कि बाबू तुम्हारी आवाज कट रही है। देखो इसको सॉल्व करके लिख देता हूं पहले, फिर सुनाता हूं। ये कट गया तो M1R अपॉन M1 प्लस M2। पहले ये बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? कि बाबू तुम्हारी आवाज कट रही है, उधर से बाबू कहती है मन ही मन कि बेटे अभी तो आवाज कट रही है, थोड़े दिन रुक, तेरा भी कटेगा। तो बातें ऐसी है साहब कि R1 निकाल लिया, R2 निकाल लिया। अब ध्यान से सुन, तुझे इतना करने की जरूरत नहीं थी, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखेगा तो बहुत अच्छी बात है। देख कैसे। मैंने कहा इस क्वेश्चन को इतना तो हमने किया कि अगर हमसे कोई कहे कि सिर्फ दो ही द्रव्यमान है, ध्यान से सुनना, कहां लगेगा? सिर्फ दो ही द्रव्यमान है, हाँ, तो यहां से अगर R1 है, कहां से? यहां से, और यहां से क्या है? R2। तो अगर आपको R1 लिखना है, यहां से लिखना है M1 से, यहां से दूरी लिखनी है द्रव्यमान केंद्र की, तो देख क्या कि सामने वाले का द्रव्यमान, हाँ, इंटू बीच की दूरी R अपॉन कुल द्रव्यमान M1 प्लस M2। डायरेक्ट ध्यान से देख, यहां से लिखना है
कि साहब R2 लिखना है, यहां से लिखना है तो सामने वाले का द्रव्यमान m1, बीच की दूरी r अपॉन m1 प्लस m2। ये ले, एक बार में कहानी खत्म। देख ले सोल्व करके, यही आ रहा है। देख R1 m2r अपॉन m1 प्लस m2, देख देख वही तो आ रहा है, m2r अपॉन m1 प्लस m2। ये तो बात मैंने क्या सिखाई कि आपको कोई भी दो बिंदु द्रव्यमान दे रखे हो, यहां से द्रव्यमान केंद्र की स्थिति लिखनी है तो इसका द्रव्यमान इंटू बीच की दूरी अपॉन कुल द्रव्यमान, यहां से लिखना है तो इसका द्रव्यमान इंटू बीच की दूरी अपॉन कुल द्रव्यमान। बोलाया? अब ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, ये वही एग्जाम्पल है, डायरेक्ट लिखने का तरीका बताया और इसको याद कर लेना, वापस से सुन ले। दो बिंदु द्रव्यमान दे रखे तो द्रव्यमान केंद्र निकालने का कहानी है, सिर्फ बिंदु दो के लिए लगेगा ये, फिर कह रहा हूं किसके लिए? दो के लिए, और बहुत काम आएगा दो के लिए कि यहां से लिखना है तो सामने वाले का द्रव्यमान इंटू बीच की दूरी अपॉन कुल द्रव्यमान, यहां से लिखना है तो इसका द्रव्यमान इंटू बीच की दूरी अपॉन कुल द्रव्यमान। समझ आ रहा है? पक्का? सोच ले बेटे। अब एक और चीज देख कि सर आपने यहां से देखो R1 निकाला, देख, और ये निकाला यहां से R2, M2 से क्या निकाला? R2। बोल R1 क्या आया था? बोल दे भाई। R1 आया था सर सामने वाले का द्रव्यमान इंटू बीच की दूरी अपॉन कुल द्रव्यमान M1 प्लस M2। हाँ, मैंने कहा देख अगर ये आया था तो मैं इसको M1 से दोनों तरफ गुणा कर रहा हूं, कि कर दो सर, कर सकता हूं ना दोनों तरफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही मैंने कहा कि बेटे देख मैं R2 लिखना चाहता हूं, बोलना क्या लिखूं? कि सर R2 है तो उधर से लिख रहे हो तो सामने वाले का द्रव्यमान M1, बीच की दूरी R अपॉन M1 प्लस M2। हाँ सर, मैं इसको M2 से दोनों तरफ गुणा करना चाहता हूं, कर दूं क्या? यस सर, कर दो सर। क्या नजर आता है आपको? क्या ये M1 R1 बराबर M2 R2 आ रहा है? देख ये भी है M1 M2 R अपॉन M1 प्लस M2 के, ये भी M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 के। कहानी ये है कि ये आया M1 R1 बराबर क्या? M2 R2। ये क्या बला है सर? ये क्या बला है? ये क्या बला है? मैंने कहा देख ये द्रव्यमान केंद्र है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास पे खड़े हो जाए। हाँ सर, और हम देखे क्या? ऐसे सेंटर ऑफ मास पे खड़े हो गए, इधर का आघूर्ण और इधर का आघूर्ण क्या होता है? बराबर। M1 R1 बराबर M2 R2। द्रव्यमान केंद्र से हाँ सभी बिंदुओं का आघूर्ण क्या होता है? बिंदु द्रव्यमानों का आघूर्ण बराबर होता है। यहां दो है तो दोनों का बराबर है, इधर वाला इधर वाला। आया? हाँ, तो ये कहानी फिर सीख ली साहब हमने। कोई तकलीफ नहीं? तो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बेटा, द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक निकालें। द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक निकालें। चलो भाई ट्राई करना स्टार्ट करो, या पहला मैं कराऊं? देख लो भाई कैसे करना है साहब। ये मैंने कहा सबसे पहले तो क्या कि आपको ये डायग्राम नजर आ रहा होगा, और इस डायग्राम में क्या कि जितने भी द्रव्यमान है ये एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर रखे हुए बिंदु द्रव्यमान है। क्वेश्चन ध्यान से देख लें कि एक समबाहु त्रिभुज है और इसके तीनों कोनों पे तीन बिंदु द्रव्यमान रखे हुए हैं। हाँ, अब आपको सबसे पहले इनके निर्देशांक लिखने पड़ेंगे। आपको निर्देशांक लिखना तो आना चाहिए साहब। ये एक्स अक्ष है, ये तो 0,0। हाँ, और ये मैंने कहा इसका देख ये एक्स अक्ष में है, हाँ तो y 0 होगा, a,0। अरे कौन से अक्ष में है? एक्स अक्ष में। हाँ, तो एक्स अक्ष में बेटे ये y क्या होता है? 0, तो ये a,0। इसके निर्देशांक कोई लिख के बता दो मुझे। इसके देख ये वाला तो x होगा, ये वाला y होगा, ये x है और ये y है। कोई लिख के बताए मुझे। दो तरीके हो सकते हैं साहब आपके कि साहब ये तो कितना है? a, तो a का आधा कितना हो गया? x तो आ गया a/2। हाँ, और ये कैसे निकाले? मैंने कहा एक तो पाइथागोरस यूज कर सकता है। देख यहां से अगर तुझे गणित कम आती है तो पाइथागोरस यूज कर सकता है, a और ये a/2, तो ये y आ जाएगा तेरा क्या कि सर a² - a² / 4,
का रूट बराबर y। अरे लंब का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, क्या आ गया तेरा? कर्ण आ गया सर। क्या आ गया? कर्ण आ गया सर। क्लियर है? हाँ, कर्ण तो आ गया सर हमारा। तो ये कितना होगा सर? मैंने कहा 4a² माइनस a² बाई 4 का रूट, तो ये आ गया सर √3a/2। देख, अरे भाई नहीं आया तेरे को? 3a² बाई 4 का रूट निकालना नहीं आता? कितना? 3a/2। यस सर। एक तरीका तो ये हो सकता है साहब कि y का मान क्या आ गया? √3a/2। एक और तरीका है मेरे पास। क्या सर? मैंने कहा क्या ये कोण 60 डिग्री है? हाँ, इस समकोण त्रिभुज में इस ए का क्षैतिज घटक x के बराबर। देख, ए का क्षैतिज घटक क्या? a cos 60। और लंबवत घटक क्या होगा ए का? a sin 60। तब भी आंसर वही है। देख, तेरे को जो समझ आए उससे कर लेना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। cos 60 का वैल्यू कितना है साहब? मैंने कहा cos 60 का वैल्यू 1/2, तो a/2। और sin 60 का वैल्यू √3/2, तो y आ जाएगा साहब हमारा √3/2। ए वही आ रहा है, देख ले। ये तो मैंने तेरे को सिखाया निर्देशांक निकालना। जब आपने सारे निर्देशांक लिख दिए हैं, क्या लिख दिए हैं? सारे निर्देशांक लिख दिए हैं, तो आगे, हाँ, तो ये कहानी तो साहब समझ आ गई कि हमने निर्देशांक निकाल दिए। अब निर्देशांक निकाल दिए तो क्या करें? मैंने कहा निर्देशांक निकाल दिए तो आगे की बातें करेंगे अब कि क्या सर, अगर आपको निर्देशांक निकालने आ गए, नहीं आए तो आने चाहिए भाई। अब कैसे निर्देशांक निकाले? जिस बच्चे को निर्देशांक निकालना आता उसके लिए कुछ था ही नहीं, a,0 और ये था सब कितना? a/2, √3/2a। हाँ सर, √3/2a। अब क्या करें सर? मैंने कहा अब कुछ और करते हैं। कि क्या सर? मैंने कहा देखो, अब इसके बाद पहला पड़ाव हमने पार कर लिया साहब कि हम निर्देशांक निकालना सीख गए। आपको निर्देशांक निकालना आना चाहिए भाई, नहीं आता तो ढंग से देख लेना उसको। अब इसका नंबरिंग कर दीजिए साहब। क्या कर दो? नंबरिंग। ये 1, ये 2 और ये 3। नंबरिंग करने के बाद आप लगाइए XCOM का फॉर्मूला। 3 बार लगेगा m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन कितना बेटा? m1 प्लस m2 प्लस m3। तो XCOM आ गया भाई m1 m इंटू 0 प्लस m इंटू a प्लस m इंटू a/2 अपॉन कितना? 3m। अरे टोटल मास 3m, तो XCOM आ गया साहब 1 प्लस 1/2। देख, ma प्लस ma/2, क्या 1 प्लस 1/2 3/2 होता है? और नीचे कितना है? 3m, तो ये आ जाएगा 3ma/2 अपॉन कितना? 3m। तो ये XCOM आया कितना? a/2। XCOM कितना आया? a/2। ऐसे ही हम निकालेंगे YCOM। YCOM की कैलकुलेशन यहां करता हूं बेटा। m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 अपॉन क्या? m1 प्लस m2 प्लस m3। अब क्या किया जाए? मैंने कहा अब ये किया जाए YCOM, वैल्यू डालो। m1y1 कितना? 0, m इंटू 0। m2y2 मैंने कहा ये भी m इंटू 0 प्लस m3y3, m इंटू ये रहा y3, m इंटू √3/2a अपॉन बेटा कितना? 3m। तो देख, ये 0 एक m ने m को मार दिया। YCOM आया साहब √3/2a अपॉन 3। तो आपको नहीं लगता a अपॉन 2 √3 आ गया? भाई √3 अपॉन 3 कितना हो गया? 1/√3 और ये 2 नीचे आ गया ना, तो a अपॉन 2 √3। ये तो गणित है भाई। क्या आपको ये बात समझ आ गई है? अरे बोले भाई हाँ या ना। आगे बढ़ते हैं साहब। अब अगला क्वेश्चन बेटा,
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, करें भाई इसको अब सारे। क्या पूछा है? द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक। अब सभी करेंगे, सभी निर्देशांक लिखेंगे भाई। पॉज करें और क्वेश्चन करें भाई। सारे द्रव्यमान एम एम एम, ये 0,0 तो ये निर्देशांक कितना होगा? a,0 सर। ये वाला निर्देशांक कितना होगा? y अक्ष में x0 और y का कितना दूरी है? a दूरी पर है, देख y a दूरी पर। नंबरिंग कर दो भाई, 1 2 3। चलिए भाई, XCOM लगाओ, M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, M इंटू 0 प्लस M इंटू A प्लस M इंटू 0। देख x3, अरे आपको ऐसे नहीं आ रहा तो x1 y1, अरे भाई x2 y2, अरे ये ले x3 y3। अब तो वैल्यू तो पुट कर दे भाई, क्या जान ही लेगा मास्टर की। कितना आया? अरे ये सोल्व करना नहीं आ रहा मास्टर, a/3, ये 0 m से m कट गया, a/3। बोल YCOM, M1 y1 प्लस M2 y2 प्लस M3 y3 प्लस क्या? M1 प्लस M2 प्लस M3। सर y से m बताओ, m इंटू 0 प्लस m इंटू 0, हाँ अरे y2 भी 0 है, प्लस m इंटू a अपॉन 3m, कितना? ये भी a/3 सर। अब मैं क्या करूं? आया है तो आया है, आया है तो आया है भाई। तो XCOM YCOM कितना आया बेटा? a/3 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 a/3। हाँ, मुझे लगता है कि साहब ये कहानी तो आपको समझ आ गई होगी। और अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? तो हम आगे की कहानी देखेंगे साहब, आगे की कहानी देखते हैं। देखो भाई आगे की कहानी क्या, मैंने कहा क्वेश्चन पे क्वेश्चन है बेटे। क्या है? क्वेश्चन पे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा कमाल का क्वेश्चन साहब। क्या आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप बिना पेन चलाए बता पाओगे कि यस सर? वैसे तो आप सिमेट्री से भी इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते थे कि क्या सर। मैंने कहा ध्यान से सुने, क्या आपको लगता है कि एक वर्ग है? हाँ, और वर्ग के चारों कोनों पे द्रव्यमान रखे हुए हैं? हाँ सर। कहां रखे हुए हैं? द्रव्यमान है चारों कोनों पर। अगर सिमेट्री से देखा जाए तो इसका जो x निर्देशांक आएगा वो यहां से इतनी दूरी पर आएगा, यहां पे आएगा ना, केंद्र पे ही द्रव्यमान केंद्र होगा। हाँ, तो ये तो आएगा a/2 और ये भी कितना आएगा? a/2। चाहे तो फॉर्मूला लगा के देख ले या डायरेक्ट करके देख ले। क्या पूछा है कि साहब इसका आपको द्रव्यमान केंद्र बताना है, तो XCOM भी कितना? a/2 और YCOM भी कितना बेटा? a/2। चाहे तो नंबरिंग कर दे, निर्देशांक लिख के देख ले। देख इसका निर्देशांक 0,0, इसका a,0, इसका 0,a और इसका a,a। देख मेरी बात अगर तुझे समझ आई हो तो डायरेक्ट कर सकता है, नहीं आई हो तो अलग बात है। बोल बेटे आया क्या? नहीं आई तो तू 1 2 3 4 करके कर ले, 1 2 3 4 करके कर ले भाई। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन जो हम देखने वाले हैं, अब अलग वैरायटी हम देखते हैं बेटा, कुछ अलग डिफरेंट वैरायटी। बिंदु द्रव्यमानों में साहब हमने क्या क्या सीख लिया है कि साहब बिंदु द्रव्यमान हमें दे रखे हो तो हम निर्देशांक निकालना आता है। हम क्या करेंगे? हम उनके सबके निर्देशांक निकालेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे, आंसर निकालेंगे, खेला खत्म। अब ये अलग वैरायटी का क्वेश्चन है साहब। क्या है कि 4 केजी के द्रव्यमान को 2 मीटर दाएं तरफ विस्थापित करें और द्रव्यमान केंद्र स्थित रहे तो 2 केजी का विस्थापन क्या होगा? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। ये 2 केजी का है, ये 4 केजी का है। ध्यान से सुनिए, ये रहे बिंदु द्रव्यमान है मेरे पास, तो बड़ा बड़ा द्रव्यमान है साहब। ये 4 किलो है, ये 2 किलो है। 2 केजी के द्रव्यमान को इधर ले गए, ये कितना? 2 मीटर। और द्रव्यमान केंद्र वहीं पे है। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में कोई परिवर्तन ही नहीं है। तो 4 केजी को कितना और किस दिशा में विस्थापित करना पड़ेगा? क्वेश्चन अगर आपको समझ आया हो तो देखिए भाई,
क्या करें सर ऐसे क्वेश्चन के लिए? सर दोनों के बीच की दूरी भी नहीं दे रखी है, आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा जरूरत ही नहीं है। इसके लिए देखिए कमाल की कहानी मैं सिखाता हूं दोस्त। मैंने कहा ये RCOM, मेरा बच्चा बिना पेन चलाए इन क्वेश्चन को कर लेता है। M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस M2, यही सिखाया था। हाँ, एक बार ऐसा कर, इसका अवकलन कर दे बेटा, DRCOM अपॉन DT, किसी के सापेक्ष भी कर दे तो सर ये हो जाएगा M1 DR1 अपॉन DT प्लस M2 DR2 अपॉन DT अपॉन M1 प्लस M2। अब ध्यान से देखिए DT से DT उड़ा दे, तो क्या मैं इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता था? देख कि साहब ये DRCOM, ये M1 DR1, हाँ सर, प्लस M2 DR2, हाँ सर, अपॉन कितना? मैंने कहा M1 प्लस M2। यस सर। एक बार अवकलन करने के बाद हमें साहब ऐसी कहानी प्राप्त हुई और मैंने कहा ये DRCOM क्या है? मैंने कहा द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में परिवर्तन, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में परिवर्तन। ध्यान से सुनते रहे बेटे, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति में परिवर्तन, हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको मिलेगा यहां पर। DR1 क्या है? मैंने कहा M1 की स्थिति में परिवर्तन। DR2 क्या है? मैंने कहा M2 की स्थिति में परिवर्तन। बोल हाँ या ना? हाँ सर। अब पहली बात, क्या ये स्थिति सदिश राशि है? कि हाँ सर, स्थिति सदिश राशि है साहब। तो मैंने कहा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसने कहा कि 2 kg 4 kg के द्रव्यमान को इधर कितना 2 मीटर विस्थापित किया है, तो 2 kg के द्रव्यमान को किस दिशा में विस्थापित करना पड़ेगा? मैंने कहा इस दिशा को धनात्मक ले लो। क्या ले लो? धनात्मक। और विपरीत दिशा क्या आ जाएगी? ऋणात्मक आ जाएगी। अब काम करना स्टार्ट करो कि 4 kg की वस्तु को 2 मीटर दाएं तरफ विस्थापित किया और द्रव्यमान केंद्र स्थिर रहे। ये वाली लाइन ध्यान से देखें, द्रव्यमान केंद्र स्थित रहे, स्थिर रहे, यानी कि DRCOM कितना है? 0 है साहब। अरे ये लाइन क्या कह रही है कि साहब DRCOM 0 है, यानी कि जब ये लगाओगे तो ये तो 0 बराबर M1 DR1, इसको M1 ले लो, इसको M2 ले लो, तो M1 कितना आ गया? 2 kg और इसका DR1 प्लस M2 कितना है? मैंने कहा 4 kg और DR2 कितना है? भाई ये DR2 है रे, स्थिति में परिवर्तन। हाँ कितना? 2 अपॉन कितना? मैंने कहा 4 प्लस 2 6, तो ये 0 बराबर 2 DR1 प्लस का कितना? 8, तो -8 बराबर 2 DR2 DR1। तो सर देखो DR1 आया कितना? -4, -4 माइनस क्या बता रहा है कि अगर वो दाएं विस्थापित किया है तो इसको कहां विस्थापित करना पड़ेगा? बाएं। कितना? 4 मीटर बाएं तरफ। क्या है आंसर इसका? 4 मीटर बाएं तरफ। ये आपको 4 ऑप्शन में मिलेगा। दिस इज द आंसर। क्या एक कमाल का कॉन्सेप्ट आपने सीखा? इसी क्वेश्चन के साथ एक नया कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया है कि अब 2 द्रव्यमान 3 द्रव्यमानों कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और देख, एक और देख। उसके लिए हम लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, सिर्फ सामने देख। क्वेश्चन तो आप कहोगे एक वैरायटी के 10 क्वेश्चन में करा सकता हूं, मुझे उसमें कोई तकलीफ है ही नहीं भाई, करा सकता हूं। मैंने कहा देख ये है 4 kg, हाँ सर, ये 3 kg, हाँ सर, और मैंने कहा ये 5 kg, हाँ सर। 4 kg 3 kg 5 kg, हाँ, और मैंने कहा ये ऐसी कहानियां हैं। जी सर। क्या करूं अब? मैंने कहा करना कुछ नहीं है। ये कह रहा है कि साहब द्रव्यमान केंद्र स्थित रहे, स्थिर रहे। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, इसको इधर 2 मीटर और इसको इधर 1 मीटर विस्थापित किया, और क्वेश्चन वही है वैसा ही कि द्रव्यमान केंद्र स्थिर रहे, द्रव्यमान केंद्र रुका रहे। द्रव्यमान केंद्र भी चला सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। द्रव्यमान केंद्र स्थिर रहे तो 3 kg का विस्थापन, 3 kg की स्थिति में परिवर्तन, स्थिति में परिवर्तन। ठीक है सर। तो लो भाई 3 आ गए, क्या ही फर्क पड़ेगा? बोल। DRCOM M1 DR1 प्लस M2 DR2, यस सर, प्लस M3 DR3, यस सर, अपॉन
m1 प्लस m2 प्लस m3। ओहो 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 हो ओहो ओहो हो ओहो ओहो। आया समझ? ये जी लो सर। ये दिशा अगर आप धनात्मक लोगे ना तो ये ऋणात्मक लेनी पड़ेगी साहब। ये 1, ये 2, ये 3। हाँ तो बोल m1 कि साहब 4 इंटू -1 सर ऋणात्मक है, प्लस 3 इंटू dr प्लस m3 5 इंटू 2 अपॉन 5 और 3 8 और 4 12। देख आया क्या बेटे? आया? लगता है सर्दी हो गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है बाबू। तो 0 बराबर -4 प्लस का 3dr2 देखता रहे और प्लस का 10। तो 10 में से 4 गया तो 6, 6 इधर आ गया तो कितना देख, 10 में से 4 गया तो प्लस का 6, प्लस 6 इधर आया तो माइनस का 6 बराबर 3dr2। तो dr2 आया बेटा -2। -2 मतलब इसको इधर विस्थापित करना पड़ेगा -2 मीटर। नहीं आया या आया है? क्या बात समझ आई? बहुत बढ़िया। अब अगली कहानी पे बढ़ते हैं बेटा आगे। देखो कि क्या कहानी है। मैंने कहा इसके बाद देखिए, अभी तक हम बात कर रहे थे बिंदु वस्तुओं की साहब। हाँ अब हम बात करेंगे सममित वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? सममित वस्तुएं। देखते रहो बस, देखते रहो। सममित वस्तुओं की बात है, बिल्कुल एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट सिखाऊंगा बेटा। क्या सिखाऊंगा? पॉइंट टू पॉइंट। लोड बिल्कुल ना ले इसलिए। मान लो ये त्रिभुजाकार प्लेट है, थोड़ा सा इसको भी हल्का में ना ले बिल्कुल भी। यस सर। और मैंने कहा फिर क्या सर? ये वर्गाकार प्लेट ले लो। बहुत है क्या? अरे क्या कहते हो? बहुत हैं? मुझे भी लगता है कि बहुत है कि साहब जितनी भी सममित वस्तुएं हैं, ये मैंने क्या बनाई बेटा? सममित वस्तुएं। ये 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 सममित वस्तुओं की क्या कहानी है सर? मैंने कहा दुनिया की जितनी भी सममित वस्तुएं हैं, क्या ये बिंदु वस्तुएं? नहीं सर, सममित वस्तुएं। हाँ सर। अगर ये सममित है तो इस वलय का द्रव्यमान केंद्र क्या पूरी है? हाँ, तो इस वलय का द्रव्यमान केंद्र इसके ज्यामिति केंद्र पर होगा। सममित वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र उनके ज्यामिति केंद्र पे पाया जाता है। एक स्टार लगा के एक लाइन लिखेंगे साहब सारे बच्चे मेरे। ये तो चकती है, ये त्रिभुजाकार प्लेटें वर्गाकार है, ये वर्गाकार है, ये त्रिभुजाकार है। हाँ सर। हाँ कि साहब सममित वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र, कौन सा केंद्र? द्रव्यमान केंद्र उनके ज्यामिति केंद्र पर, उनके ज्यामिति केंद्र पर, ज्यामिति केंद्र पर होता है, होता है। जितनी भी साहब सममित वस्तुएं हैं उनका द्रव्यमान केंद्र कहां होता है? ज्यामिति केंद्र पर। अब सममित वस्तुओं से रिलेटेड भी कुछ हम क्वेश्चंस कर लेते हैं साहब। देखो सिर्फ और सिर्फ देखें। मैंने कहा इस बात के लिए तो आप निश्चिंत रहे, जो आपको सिखाया जाएगा ना बेटा एकदम पारंगत कर दी जाओगे उस चीज में आप। मैंने कहा देखते रहो बस, देखना तो पड़ेगा बेटा, बिना देखे काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन के लिए एकदम तैयार रहे मेरे बच्चे। ये वर्गाकार प्लेट है साहब। हाँ, और इस वर्गाकार प्लेट के साथ हमने कौन लगाया? सर इसका कलर बदल दो आप बस। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा जी ठीक है साहब, ठीक। हाँ।
और इसको भी बहुत प्यार से हम सजाएंगे, हमारा काम है भाई ये। मैंने कहा यहां पे इन्होंने कहा कि साहब यहां 0,0 है, हाँ, और ये दूरी कितनी है? मैंने कहा ये 2 मीटर का, 4 मीटर भुजा का तो ये वर्गाकार प्लेट है, तो ये 2 मीटर हो गया। और आप मानोगे नहीं कि साहब ये भी 2 मीटर त्रिज्या की चकती है। ठीक है सर। आपसे कहा है कि साहब ये 4 किलो की है और ये 2 किलो की है, हाँ। तो क्वेश्चन ध्यान से सुने, क्वेश्चन से बिल्कुल ना डरे। पहली बात, क्वेश्चन से डरना ही नहीं है, क्वेश्चन से डरना है ही नहीं। कि वर्गाकार प्लेट के केंद्र से, वर्गाकार प्लेट के, थोड़ा अच्छा लिखो सर, वर्गाकार प्लेट के केंद्र से क्या बताना है सर? निकाय का द्रव्यमान केंद्र, निकाय के द्रव्यमान केंद्र की दूरी, द्रव्यमान केंद्र की दूरी। एक बहुत अच्छे क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट है जो आपको अभी समझ आ जाएगा, देखो, और बहुत मजा आएगा। क्या आपको इस बात का एहसास है कि सममित वस्तु का द्रव्यमान केंद्र उसके ज्यामितीय केंद्र पर होता है? हाँ सर, बिल्कुल एहसास है, क्यों नहीं है? मैंने कहा इस वर्गाकार प्लेट का द्रव्यमान केंद्र यही होगा, हाँ सर। तो मैंने कहा ये रहा, यहां मूल बिंदु। क्या इसको एक बिंदु मान सकता हूं? आप पूरे प्लेट को एक बिंदु मान लिया, इसका द्रव्यमान क्या होगा? अगर ये द्रव्यमान केंद्र है किसका? इस वर्गाकार प्लेट का द्रव्यमान केंद्र है, तो द्रव्यमान केंद्र का द्रव्यमान वही होता है जो संपूर्ण वस्तु का होता है, 4 kg। एक बिंदु से रिप्लेस कर दो, हाँ। और इसका सर ये रहा कितना कि साहब ये 2 kg का है, और दोनों के बीच की दूरी सर 2 और 2 4 मीटर। ओहो, क्या हमने, जब भी आपको ऐसा लगे कि साहब सममित वस्तु है या बड़ी वस्तु है, तो उसको एक बिंदु से रिप्लेस कर दो, बिंदु द्रव्यमान बना दो, कि उसका द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ढूंढो और उसको हटा के उस द्रव्यमान केंद्र को चिपका दो वहां, और उसका द्रव्यमान वही लिखो जो वस्तु का है। लिख दिया सर। अब यहां से लिखना है, हाँ, द्रव्यमान केंद्र, हाँ, तो यहां से लिखना है तो सामने वाले का द्रव्यमान इंटू बीच की दूरी कितनी? 4 मीटर अपॉन कुल द्रव्यमान 6, तो आर आ गया बेटा 8/6 मीटर। ले आंसर, 1 लाइन सॉल्यूशन। नहीं आया? अरे यहां से लिखना है सामने वाले का द्रव्यमान इंटू बीच का दूरी अपॉन कुल द्रव्यमान। कहा था ना बेटे कि बड़ा काम का है वो एक सिंगल फॉर्मूला। यस सर। अब ध्यान से देखते रहें, कमाल कमाल की चीजें मैं आपके लिए लेकर आया हूं। हाँ, एक क्वेश्चन ये देखिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्रिकेट का जो बल्ला होता है, हाँ, क्रिकेट का बल्ला है, हाँ, क्रिकेट के बल्ले को अगर आपने देखा हो, क्रिकेट खेला हो साहब, हाँ, तो ये जो पीछे वाला भाग होता है इसका द्रव्यमान ज्यादा होता है। क्या होता है? द्रव्यमान ज्यादा, हाँ। तो अगर मान लो कि ये द्रव्यमान केंद्र है इस बल्ले का COM, हाँ, और आगे वाले का द्रव्यमान क्या होता है? कम होता है। ठीक है साहब, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करवा लूं कि कहा सर बताओ क्या करवाना है। मैंने कहा ये तो है साहब कितना, 2 kg, हाँ सर, और ये है 4 kg, हाँ, कितना है बेटा? 4 kg। एक फटाफट से एक क्वेश्चन कर दे यार, दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर है, यहां से द्रव्यमान केंद्र की स्थिति बता, 2 kg से कितनी दूरी पर द्रव्यमान केंद्र मिलेगा? तो सर देखो यहां से R1 दूरी, और R1 क्या? सामने वाले का द्रव्यमान इंटू बीच की दूरी अपॉन कुल द्रव्यमान 6। हाँ सर, मैंने कहा डाटा और आसान लेता हूं। क्या लेता हूं? आसान। मैंने कहा ऐसा कर, ये 3 kg ले ले, 3 मत लो सर, ये 2 kg रहने दो। मैंने कहा ठीक है, और ये 3 मीटर दो सर, कैलकुलेशन पर्पज से बेटा, क्योंकि मुझे चीजें सिखानी है साहब। तो देखो R1 बराबर सामने वाले का द्रव्यमान इंटू बीच की दूरी अपॉन कुल द्रव्यमान 6, तो ये 2 बार, तो R1 आ गया 2 मीटर। तो क्या ये 2 मीटर है? 2 मीटर यहां कहीं होगा, हाँ, तो द्रव्यमान केंद्र यहां आया, ये 2 मीटर होगा। क्या आपको नहीं लगता कि द्रव्यमान केंद्र किसके पास है?
जिस वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है। द्रव्यमान केंद्र हमेशा कहां मिलता है? अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु के पास। ध्यान से सुने, अगर दो द्रव्यमान है तो उनका द्रव्यमान केंद्र उन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच में तो मिलेगा, पर ज्यादा द्रव्यमान वाली वस्तु के पास मिलेगा। हाँ, अब ये मतलब नहीं है कि साहब द्रव्यमान केंद्र पे खड़े हो गए तो इधर का और इधर का द्रव्यमान बराबर नहीं, आघूर्ण बराबर था। द्रव्यमान थोड़ी बराबर बोला है कि द्रव्यमान केंद्र पे खड़े होने पर देखने पे ये थोड़ी नजर आता है कि इधर भी 2 kg इधर भी 2 kg ना। द्रव्यमान केंद्र यहां है और मेरे पास वाली इधर है और इधर भी एक पास वाला है। जो मेरे ज्यादा पास है उसका द्रव्यमान क्या है? ज्यादा है। अगर मैं द्रव्यमान केंद्र हूं तो तुम्हें ज्यादा द्रव्यमान वाली चाहिए कि कम वाली? तो अगर आप अपने आप को सेंटर ऑफ मास मानोगे तो दूर वाली को चुनना है, उसका द्रव्यमान कम होगा और पास वाली का ज्यादा होगा। तो इस बल्ले को यहां से तोड़ दो। हाँ, तो बल्ला यहां से तोड़ा तो इधर का द्रव्यमान ज्यादा होगा और इधर का कम होगा। क्लियर है? ये ज्यादा द्रव्यमान होगा, इस टुकड़े का ज्यादा द्रव्यमान होगा और इसका क्या होगा? कम द्रव्यमान होगा। अब बच्चा क्या करता है कि साहब द्रव्यमान केंद्र से तोड़ा तो इधर का और इधर का द्रव्यमान बराबर होगा। किसने कहा रे? किसने कहा? द्रव्यमान केंद्र का मतलब क्या है? ज्यादा द्रव्यमान वाले के पास पाया जाता है। द्रव्यमान थोड़ी ना बराबर होता है दोनों तरफ का। ओहो, आया क्या? एक बढ़िया क्वेश्चन जो मैंने करा दिया साहब। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें करते हैं और चीजों को हम बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करते हैं साहब। कहां तक हो गया? मैंने कहा यहां तक। अब कुछ चीजें हैं यहां पर जिनके बारे में साहब हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा पानी पी लूं क्या बेटे? पी लो सर, थोड़ा पानी पी लेता हूं। हाँ सर। ये क्या चीज है? मैंने कहा ये घनत्व है बेटा। क्या है? घनत्व। अब ये घनत्व क्या होता है? तो मैंने कहा ध्यान से देखते रहो, बस ध्यान से देखते रहो, अभी घनत्व समझ में आएगा तुम्हें। मैंने कहा देखो घनत्व क्या होता है। लैम्बडा है रेखीय द्रव्यमान घनत्व। रेखीय द्रव्यमान घनत्व। गला पकड़ रहा है यार आज पानी मेरा, थोड़ा तबीयत भी सही नहीं लग रहा। सिग्मा को बोलते हैं पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व। नामकरण देखिए पहले, पृष्ठीय द्रव्यमान घनत्व। और मैंने कहा ये रो, ये बोल रहा है आयतन द्रव्यमान घनत्व। आयतन द्रव्यमान घनत्व। अब ये लैम्बडा क्या होता है साहब? मैंने कहा लैम्बडा हमें इस बात का एहसास कराता है कि एकांक लंबाई में कितना द्रव्यमान है, m/l। जैसे आपसे कहे कि साहब हमारे पास एक छड़ है, इसमें द्रव्यमान कितना है m और लंबाई कितनी है l, तो इसके एकांक लंबाई में द्रव्यमान कितना होगा? मैंने कहा m/l। काम कहां आएगा? मैंने कहा 10 रुपए में 20 केले आते हैं साहब। हाँ, तो 1 रुपए में कि 2, 2 रुपए में 4, 4 में 8, 8 में 16। क्या काम आ रहा है कि सर वो 1 रुपए में केलों की संख्या। मैंने कहा ये भी वही है। एकांक लंबाई में द्रव्यमान पता है तो आपसे किसी भी लंबाई का द्रव्यमान पूछ ले, बताए कि dx लंबाई में द्रव्यमान कितना होगा, कि dx से गुणा कर देंगे एकांक लंबाई के द्रव्यमान को। बोल हाँ या ना। ऐसे ये सिग्मा होता है कि एकांक क्षेत्रफल में m/a। जैसे साहब ये एक प्लेट है a क्षेत्रफल की और इसका द्रव्यमान m है, तो एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान निकल जाएगा। और ये रो एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान उपस्थित है, जैसे गोला है m द्रव्यमान v आयतन का, तो ये आयतन द्रव्यमान घनत्व लगेगा। क्या कहानी क्लियर हो रही है? क्या मेरी बातें समझ आती हैं? रेटिंग वेटिंग नहीं दे रहे हो यार तुम आजकल? हाँ दे रहे हो, चलो अच्छी बात है। सर थोड़ा पीवाई क्यों दिखाओगे, इसके कैसे पूछे जाते हैं? मैंने कहा बिल्कुल, क्यों नहीं दिखाए जाएंगे। मैंने कहा देखते हैं अभी तक जो पढ़ाया उससे रिलेटेड कुछ पूछा है क्या। अरे सर अभी तक वैसा तो कुछ दिखाई नहीं इसमें। हाँ
अभी तक हमने बहुत छोटी सी चीजें पढ़ी है, ऐसा कुछ है नहीं उसमें जो आपको नहीं आता हो, बहुत आसान सी चीजें हैं। अब क्या सिखाओगे सर? मैंने कहा अभी तक एक बात बताइए, ये सारी चीजें सीखने के बाद क्या आपने ये मेरे से कहा कि सर आपने अभी तक सिर्फ बिंदु द्रव्यमान वाली वस्तुओं का ही द्रव्यमान केंद्र निकालना सिखाया? मैंने कहा हाँ। तो सर वस्तुएं तो बहुत सारी हो सकती हैं। आपने सर हमें चक्ति का सिखाया? मैंने कहा हाँ, पर वो पूरी थी, सममित थी, तो उसके केंद्र पे ही होगा। सर आपने वलय सिखाया, वलय पूरी थी कि आधी थी? पूरी थी सर, तो उसका भी केंद्र पे होगा। सर एक वर्गाकार प्लेट ली, वो भी पूरी थी सर, तो फिर सर वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र निकालने की जरूरत नहीं। मैंने कहा है। मैंने कहा ध्यान से सुने, बिंदु वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र तो हम निकाल लिए कि हाँ सर, पर अगर बिंदु वस्तु ना हो तो फिर कैसे निकाले? मैंने कहा उसका मेथड है समाकलन करना पड़ेगा, पर मैं आपको पूरे समाकलन से बचा सकता हूं। अरे सर वही तो चाहिए, हम यहां आए हैं समाकलन से बचने के लिए, क्योंकि समाकलन से हमें बहुत डर लगता है सर। तो मैंने कहा मैं बचाएगा, अवकलन समाकलन सबका बदला लेगा तेरा पेजल, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा फेजल। तो मैंने कहा सबसे बचाएगा तुम्हें, अवकलन से समाकलन से। कौन बचाएगा सर? मैंने कहा एक ट्रिक है कि ये बात उन दिनों की है साहब, कि ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। क्या हुआ कि चेहरा तेरा हमें रानी सा दिखने लगा, चेहरा तेरा हमें रानी सा दिखने लगा। ट्रिक को ध्यान से सुनना बेटे, और मजा ना आए तो फिर कहना ये ट्रिक क्या कहती है? ये ट्रिक कहती है कि साहब चेहरा तेरा हमें रानी सा दिखने लगा। ट्रिक को ध्यान से सुन ले पहले, फिर खेल करेंगे। अभी क्या कह रही है ये ट्रिक? ये ट्रिक कह रही है कि चेहरा तेरा हमें रानी सा दिखने लगा, चेहरा तेरा हमें रानी सा दिखने लगा। हाँ सर, थोड़ा सा इंतजार करिए साहब, और चेहरे को हम रानी सा ही बनाएंगे, चेहरे को हम रानी सा बनाएंगे। पहले ट्रिक का खेल सिखाता हूं, फिर ट्रिक को लिखना सिखाता हूं। मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, थोड़ा सा समय क्यों चाहिए सर? क्योंकि मुझे जगह बनानी है साहब। मुझे क्या करनी है बेटा? जगह बनानी है, और जगह तो बनानी पड़ती है साहब। क्या मेरे बच्चे इस बात से सारे सहमत हैं कि जगह मिलती नहीं है, जगह बनाई जाती है साहब, चाहे किसी के दिल में या फिर मेडिकल कॉलेज में। तो जगह बना ली साहब हमने। अब ट्रिक ध्यान से सुनिए कि ये पहली पहली बार है क्या कि चेहरा तेरा हमें रानी सा दिखने लगा। और चेहरा मतलब क्या है सर? मैंने कहा चेहरा मतलब सी, चेहरा मतलब सी, तेरा मतलब टी, हमें मतलब एच, रानी मतलब आर, सा मतलब एस, दिखने लगा मतलब डी। चेहरा तेरा हमें रानी सा दिखने लगा, चेहरा मतलब सी, तेरा मतलब टी, हमें मतलब एच, रानी मतलब आर, सा मतलब एस, दिखने लगा मतलब डी। सी मतलब कौन? टी मतलब ट्राइंगुलर प्लेट, एच मतलब होलो स्फीयर, आर मतलब रिंग, एस मतलब सॉलिड स्फीयर, और डी मतलब डिस्क। सॉलिड स्फीयर है ये, यानी कि टॉस गोला। देख, सी मतलब कौन, कौन मतलब शंकु है ये, टॉस शंकु। और ये कौन है? मैंने कहा ये है क्या? ट्राइंगुलर प्लेट। कौन है ये? त्रिभुजाकार प्लेट। और ये क्या है? मैंने कहा ये होलो स्फीयर है, खोखला गोला। हाँ सर। और ये कौन है? मैंने कहा ये है वलय, क्या? रिंग। और ये कौन है? मैंने कहा सॉलिड गोला। ये कौन है साहब? मैंने कहा ये है सॉलिड गोला। कौन है बेटा? ये सॉलिड गोला है। सी मतलब शंकु, सी मतलब क्या? शंकु। ये थोड़ा सा इसमें मैं करेक्शन कर देता हूं, और अभी हम बातें करते हैं, और अभी हम बातें करते हैं। एक्चुअली ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है, इसको वापस से दोहराएंगे एक बार फिर से, हम वापस से दोहराएंगे इसको हम एक बार फिर से। हाँ, तो कहानी क्या वापस से सीखते हैं बेटा, कहानी को फटाफट से हम, और इसको कंप्लीट करते हैं फिर कहानी को।
कंप्लीट करते हैं। फिर देखो कहानी क्या आएगी, वापस से सीखे फटाफट से पूरी ट्रिक, और मजा ना आए तो फिर कहना कि साहब क्या है। मैंने कहा चेहरा तेरा हमें रानी सा दिखने लगा। चेहरा मतलब सी का मतलब कौन है, और ये कौन सा कौन है। टॉस शंकु, टी का मतलब ट्रायंगुलर प्लेट, त्रिभुजाकार प्लेट, और एच का मतलब होलो स्फीयर खोखला गोला। आर का मतलब रानी, रानी का मतलब क्या रिंग, और रिंग का मतलब वलय, सा का मतलब सॉलिड स्फीयर टॉस गोला, और डिस्क का मतलब डी यानी कि चकती। अब आपको कुछ नहीं करना, यहां पे लाइन बनानी है ऐसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 लाइन बना दी नीचे। हाँ, और यहां से गिनती लिखनी है 2 3 4, क्या 2 3 4 4 3 2, 2 3 4 4 3 2, और यहां लिखना है पाई 8 3 पाई, पाई 8 3 पाई। नहीं आया, पाई 8 3 पाई लिखना है। और आपको क्या करना है अब साहब, मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना। देखो हो गया खेल। अब जिसमें आर है त्रिज्या है आर लिखते चलो, और जिसमें एच है उसमें एच लिखते चलो। इसमें ऊंचाई है एच और इसमें भी एच। देख आया क्या। तो टॉस शंकु का हो गया h/4, त्रिभुजाकार प्लेट का हो गया h/3, होलो खोखले गोले का r/2, और ये वले का 2r/पाई, और टॉस गोले का कितना 3r/8, और चकती का 4r/3 पाई। ये रटना है। और एक और बात काम की कि सारे द्रव्यमान केंद्र यहां से हैं। देख नीचे से किताबों के अंदर ऊपर से दिए होते हैं यहां से। ये सब द्रव्यमान केंद्र हमने यहां से लिए हैं। कहां से नापे, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से। जैसे यहां से ऊपर होगा कितना 4r/3 पाई, यहां से ऊपर होगा 3r/8, और यहां से ऊपर होगा कितना 2r/पाई, और यहां से ऊपर होगा r/2, और यहां से ऊपर होगा कितना h/3, और यहां से ऊपर होगा कितना h/4। बात समझ आ गई। एक बार फिर देख इसी ट्रिक को, क्योंकि मैंने इसीलिए इसके कितने 2 कॉपी बना लिए थे। वापस से देख कि चेहरा तेरा हमें रानी सा दिखने लगा। आज बस ये ट्रिक रट के आनी है, फिर कल से इसके क्वेश्चन करेंगे। कि चेहरा तेरा हमें रानी सा दिखने लगा, ये तो तू जीवन भर नहीं भूलेगा। चेहरा मतलब सी, तेरा मतलब टी, रानी हमें मतलब एच, रानी मतलब आर, सा मतलब एस, दिखने लगा मतलब डी। सी मतलब कौन यानी कि टॉस शंकु, टी मतलब ट्रायंगुलर प्लेट त्रिभुजाकार प्लेट, एच मतलब होलो स्फीयर खोखला गोला, आर मतलब रिंग वलय, एस मतलब सॉलिड स्फीयर टॉस गोला, डी मतलब डिस्क यानी कि चकती। फिर तुझे क्या करना है, मैंने कहा यहां पे ऐसे लाइन बनानी है। देख 1 2 3 4 5 6, फिर तुझे गिनती लिखनी है। 2 बार लिखेगा समझ आ जाएगा। 2 3 4, फिर यहां लिखेगा उल्टा 4 3 2, फिर यहां लिखेगा पाई 8 3 पाई, जिसमें आर है उसमें आर। देख मैच कर रहा है पूरा का पूरा। इसमें एच तो एच, देख h/4 h/3 r/2 2r/पाई 3r/8 4r/3 पाई। याद हो गया तो सारे क्वेश्चन तेरे सेंट्रोमास के, मतलब तेरा सेंट्रोमास 80% कंप्लीट हो गया एक ही लेक्चर में। मैंने कहा अब तो प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है भाई। सबसे ज्यादा बच्चा परेशान है इनकी वजह से, ये सेंट्रोमास उसको याद होते ही नहीं है। मैंने कहा हमने ट्रिक बना दी बेटे, आज के बाद गाना भी गाएगा तो क्या गाएगा, जूते मत खा लियो घर पेपर कि ओए होए चेहरा तेरा हमें रानी सा दिखने लगा, होए होए चेहरा तेरा हमें रानी सा दिखने लगा। पता चला उधर से पापा ने दे चप्पल दे चप्पल, अभी दिखाऊं तुझे रानी। बेटे तो ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं साहब को आपको मेरी चीजें समझ आई होगी। आज डीपीपी लगाइएगा इसका, बहुत कम क्वेश्चन ही अभी लगेंगे। चैप्टर भले ही हो गया है इतना मैंने बोला, पर बेटा अभी प्रैक्टिस इतनी नहीं कराई है। पर जब तक ये ट्रिक आप नहीं करोगे तब तक नहीं होगा ना। बिंदु द्रव्यमान से संबंधित सारे प्रश्न करिए एक्सरसाइज 1 मॉड्यूल में क्वेश्चन लगाइए टॉपिक वाइज। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मिलते हैं अगली क्लास में। और प्यार बनाए रखें, प्यार का मतलब 5 स्टार। थैंक यू।